जो एक कंपनी जिसका वैल्यूएशन $22 बिलियन का था, जिसमें दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स ने $5 बिलियन प्लस इन्वेस्ट किए थे, और आज उस कंपनी के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। लेंडर्स उसके एसेट के लिए फाइट कर रहे हैं और फाउंडर बोल रहा है कि मैं वापस आऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप फेलियर की नहीं है, ये इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों कि बायजूस जो है वो ग्रीड की वजह से डूबा या फिर सिस्टम ही फ्लॉट था। तो आज हम इस पूरी कहानी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल, इतने स्मार्ट इन्वेस्टर्स, इतने स्मार्ट पेरेंट्स, इतने एम्प्लॉयज सब बायजूस पर ट्रस्ट करते रहे। इसका सिंपल रीजन है इंडिया का एजुकेशन प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पेरेंट का ऑब्सेशन, बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए माइंडसेट। और बायजूस ने एग्जैक्टली इसी पेन को टारगेट किया। इंडिया के टेस्ट प्रिपरेटरी मार्केट दोस्तों 50,000 करोड़ प्लस का है। ऑनलाइन लर्निंग एडॉप्शन जो है उसमें काफी बड़ा स्पाइक दिखा गया कोविड के टाइम पे। पेरेंट्स रेडी थे उस टाइम पे 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक स्पेंड करने के लिए। और बायजूस के रविंद्रन जो थे वो एक रिलेटेबल टीचर स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था, एस्पिरेशनल ब्रांडिंग थी। और बायजूस दोस्तों एक एडटेक कंपनी नहीं थी, बायजूस इंडिया के मिडिल क्लास ड्रीम पर बिल्ड हुई थी। अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो कहानी है टीचर से $22 बिलियन तक की, ये कैसे हुई। 2011 में दोस्तों बायजूस एक ऐप लॉन्च करता है। 2015 में एक स्केल फेज आता है जहां पे ये बहुत एक्सपोनेंशियली स्केल करते हैं। 2019 तक वैल्यूएशन क्रॉस हो जाती है $5 बिलियन और फिर 2021 में वैल्यूएशन अपनी पीक पर होती है, यानी कि $22 बिलियन। अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में बताऊं तो 1.8 लाख करोड़। ये नंबर वाकई में शॉक करते हैं। अब अगर मैं इनके ट्रैफिक की बात करूं, जो वेबसाइट पे था, यूजर्स की बात करूं, ऑडियंस की बात करूं, तो 150 मिलियन प्लस के यूजर्स थे इनके पास, 6 मिलियन प्लस पेड यूजर्स थे। और फंडिंग जो रेस की गई थी वो $5 बिलियन प्लस की थी। कंपनी क्लेम करती है इनका रेवेन्यू जो है वो 10,000 करोड़ प्लस का था। पैंडेमिक बूस्ट था, कोविड ने भी क्या किया, कोविड की वजह से स्कूल बंद हो रहे थे, पेरेंट पैनिक में थे, ऑनलाइन लर्निंग बूम पर थी और बायजूस ही एक डिफॉल्ट सॉल्यूशन नजर आ रहा था। ब्रांड की पावर भी देखो दोस्तों, शाहरुख खान, लियोनेल मेसी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो एजुकेशन दोस्तों सडनली एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा था। अब यहाँ पे एक डेंजर शिफ्ट भी हुआ। बायजूस ने एजुकेशन कंपनी से ग्रोथ मशीन बनना शुरू कर दिया और यही एक्चुअली में एक टर्निंग पॉइंट था। बायजूस ने डिसाइड किया कि इंडिया नहीं, अब ग्लोबल डोमिनेशन होनी चाहिए। एक्विजिशन जो है वो बढ़ने लगी। इन्होंने व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा, यानी कि $300 मिलियन प्लस में ये डील फाइनल हुई। इन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदा जो कि $950 मिलियन में खरीदा। ग्रेट लर्निंग एक प्लेटफॉर्म था जिसको इन्होंने $600 मिलियन में खरीदा। एपिक यूएस को इन्होंने $500 मिलियन प्लस में खरीदा। और एक टॉपर करके ब्रांड था जिसको इन्होंने $150 मिलियन में खरीदा। अगर मैं टोटल करूं तो टोटल $2.5 बिलियन प्लस इन्होंने स्पेंड किए एक्विजिशन में। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई दोस्तों। कोई इंटीग्रेशन नहीं था, डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, डिफरेंट ऑडियंस थी, डिफरेंट ज्योग्राफीज थी, लेकिन कोई क्लियर सिनर्जी नहीं नजर आ रही थी। दूसरी एक और प्रॉब्लम थी दोस्तों कि ग्रोथ ऑब्सेशन बहुत तेजी से हो रहा था। फोकस जो था वो शिफ्ट हो रहा था। लर्निंग आउटकम्स जो है वो खत्म होते हुए जा रहे थे। असल में रेवेन्यू प्लस वैल्यूएशन पे ज्यादा फोकस हो गया था कंपनी का। और बायजूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो एक्सपैंड कर रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि वो वेंचर कैपिटल की स्पीड से एजुकेशन चला रहा था। लेकिन फिर भी अगर ग्रोथ हाई है तो फंडिंग आ रही है तो कंपनी सर्वाइव कर सकती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ कोलैप्स हो गया। यहीं से एक रियल क्रैक स्टार्ट होने लगता है। प्रॉब्लम थी दोस्तों एग्रेसिव सेल्स मॉडल। कोर्सेज की जो फीस थी वो लगभग 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक की थी। EMI बेस्ड सेलिंग हो रही थी, सेल्स टीम प्रेशर में थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि दोस्तों पेरेंट्स को बोला जा रहा था कि अभी नहीं लिया तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसका एक रिलेटेबल एग्जांपल भी है जो कि एक बिहार का किसान था जिसने अपने बच्चे के लिए 80,000 का कोर्स EMI पर लिया। फ्यूचर इंप्रूव करने के लिए लिया था, ऑब्वियस माइंडसेट था, लेकिन कोर्स यूज नहीं हुआ, रिफंड नहीं मिला, EMI चलती रही और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी लॉसेस में जा रही थी। 4,500 करोड़ प्लस का लॉस इन्होंने किया फाइनेंशियल ईयर 2021 में। एक्सपेंसेस एक्सट्रीमली हाई होते जा रहे थे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में डिले देखा जा रहा था। बायजूस एक एजुकेशन कंपनी कम एक हाई प्रेशर सेल्स मशीन ज्यादा बनती नजर आ रही थी। लेकिन ये सब इंटरनल प्रॉब्लम थी, फिर भी कंपनी चल सकती थी। ऐसा नहीं है कि ये तो प्रॉब्लम हर कंपनी में आ सकती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे।
2022 के बाद दोस्तों ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हुआ। इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे, वीसी फंडिंग डाउन होने लगी, स्टार्टअप बबल जो था वो बर्स्ट होने लगा, एडटेक कंपनीज जो हैं वो कोलैप्स होने लगी। फंडिंग जो थी वो $4 बिलियन प्लस की थी 2021 में, और 2025 में ये कहीं $600 मिलियन तक पहुंच गई। दूसरी प्रॉब्लम एक और थी, कैश बर्न। मंथली बर्न जो था वो लगभग 500 से 700 करोड़ के बीच में था, और फंडिंग रुकते ही कैश फ्लो क्रैश हो गया। और एक और प्रॉब्लम आ रही थी इसके साथ, ले ऑफ स्टार्ट हो गए थे, सैलरी क्राइसिस होने लगा, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया, सैलरीज को डिले कर दिया गया, एम्प्लॉय प्रोटेस्ट पे आने लग गए, ह्यूमन इम्पैक्ट इसका देखने को मिला। बहुत सारे एम्प्लॉयज जब जॉबलेस हुए, पेरेंट फाइनेंशियली स्टक हो गए, ट्रस्ट जो है वो एकदम से ब्रेक डाउन होने लगा। तो ये स्टार्टअप जो है वो एक कोर्ट रूम तक जाने की नौबत आ गई, और यहीं से दोस्तों स्टोरी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। प्रॉब्लम थी $1.2 बिलियन का जो लोन था उसका डिस्प्यूट भी आ गया सामने, जो कि बायजूस ने लिया था। $1.2 बिलियन टर्म लोन जो कि यूएस लेंडर्स ने दिया था, उसका रीपेमेंट इशू जो था वो एक कंसर्न बन गया। लीगल फाइट स्टार्ट हो गई, ग्लोबल बैटल होने लगी, यूएस कोर्ट केसेस बढ़ गए, क्रेडिटर्स वर्सेस कंपनी हो गया, फाउंडर्स वर्सेस लैंडर्स हो गए, और साथ में दोस्तों एसेट कंट्रोल की फाइट भी होने लगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट थे आकाश इंस्टीट्यूट, 25% की स्टेक डिस्प्यूट होने लगा इसमें। अब ये दोस्तों बिजनेस प्रॉब्लम नहीं रहा, अब ये कंट्रोल और सर्वाइवल का वॉर बन चुका था। फिर बाद में बोर्ड जो है वो कोलैप्स होने लगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो थे वो रिजाइन करने लगे, ऑडिटर्स जो है वो रिजाइन करने लगे, इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे टूटने लगा। एक टाइम था दोस्तों, बायजूस रविंद्रन जो था वो इंडिया का स्टार्टअप आइकॉन था, हर जगह मीडिया प्रेज, ग्लोबल रिकॉग्निशन और सक्सेस स्टोरीज, और आज एक इमोशनल लाइन। वो बंदा जो इंडिया के स्टार्टअप पोस्टर चाइल्ड था, आज अपनी ही कंपनी को बचाने के लिए लड़ रहा है। अब रियलिटी की बात करें, $22 बिलियन वैल्यूएशन जो है वो कोलैप्स हो गई, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया, रेपुटेशन जो पूरी तरह डैमेज हो गई। लेकिन कहानी यहीं भी खत्म नहीं होती। बायजूस रविंद्रम का क्लेम है कि कंपनी को अनफेयरली टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि मैं बायजूस 3.0 लेकर आऊंगा। यहाँ पर दो स्टोरीज एग्जिस्ट कर रही हैं, फेलियर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, फेलियर ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर प्लस टाइमिंग। सवाल यह है कि सच क्या है, बायजूस का डाउनफॉल एक रिपल इफेक्ट था या फिर एक सेक्टर का इम्पैक्ट हुआ था? अनअकैडमी ले ऑफ्स हुए थे पूरे इंसिडेंट से, और कौन लोग थे जिनको इफेक्ट हुआ? अनअकैडमी में जो ले ऑफ्स देखे गए, वेदांतु कॉस्ट कट किया गया, फंडिंग कोलैप्स हो गई, और बिगर इंसाइट ये था पैंडेमिक ग्रोथ जो थी वो आर्टिफिशियल थी। स्टार्टअप ने एज्यूम किया था कि ये परमानेंट होगा। अब दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि बायजूस फेल क्यों हुआ। बायजूस इसलिए नहीं डूबा क्योंकि इंडिया में एडटेक का फ्यूचर नहीं था। बायजूस इसलिए डूबा क्योंकि उसने ट्रस्ट और सस्टेनेबल ग्रोथ को वैल्यूएशन के नीचे रख दिया। दोस्तों अगर आपको ऐसे रियल बिजनेस ब्रेकडाउन पसंद आते हैं जहां सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि डीप एनालिसिस मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको मिलेगा इंडिया का बिगेस्ट स्टार्टअप फेलियर्स, बिजनेस मॉडल ब्रेकडाउन्स, रियल फाइनेंशियल इनसाइट्स। अब दोस्तों आपसे एक सवाल कि क्या बायजूस फिर से कमबैक कर सकता है? कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।